हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 28 ऑफ सितंबर और 28 ऑफ सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु डेडिकेटेड 3 सुपर कंप्यूटर टू नेशन इंस्टॉल इन प्रीमियम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली, पुणे, कोलकाता। देखो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये है मोदी साहब। कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब। अब इन्होंने क्या किया है, 3 सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल करे हैं, वी कैन से डेडिकेट किए हैं नेशन को 3 सुपर कंप्यूटर। अब उनका नाम क्या है? तो पहले अपन नाम जान लेते हैं। परम रुद्र। क्या है? परम रुद्र। क्लियर? ये नाम है। अब ये 3 सुपर कंप्यूटर बनाए हैं, ये किस मिशन के अंडर बनाए हैं? तो वो बनाए हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अब बनता है क्वेश्चन कि सर ये भी बताइए कि ये 3 सुपर कंप्यूटर कहां कहां इंस्टॉल किए गए हैं। तो दोस्तों जानते हैं अपन, सबसे पहले ये 3 जगह करे गए हैं। कहां कहां पर? 3 जगह देखते हैं। देखो, सबसे पहले दिल्ली में। दिल्ली में कहां पर? दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेशन सेंटर। क्लियर? याद रखोगे, शॉर्ट में बोलते हैं IUAC। क्या बोलते हैं? IUAC। क्या बोलते हैं? इंटर यूनिवर्सिटीज एक्सीलरेशन सेंटर। दिल्ली में पहला सुपर कंप्यूटर डिप्लॉय किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। क्लियर? देन आफ्टर क्या है? पुणे। पुणे में कहां पर? ज्ञान मैट्री वेव रेडियो टेलीस्कोप। क्लियर? दूसरा सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया है पुणे के अंदर। कहां पर? ज्ञान मैट्री वेव रेडियो टेलीस्कोप में। क्लियर? देन आफ्टर जो तीसरा है वो करा है कोलकाता में। कोलकाता में इंस्टॉल कहां पर किया है? SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि 3 सुपर कंप्यूटर कहां कहां इंस्टॉल किए गए हैं। क्लियर? और अब क्वेश्चन बनता है, देखो ये मोदी तो इसका आंसर है। क्लियर? नरेंद्र मोदी तो इसका आंसर है, सिंपल है। पर मेरा काम है आपको डिटेल में समझाना, पर हम समझेंगे कि इसके यूजेबिलिटी क्या है, मींस ये सुपर कंप्यूटर करेंगे क्या। क्लियर? तो देखते हैं हम। सबसे पहले ये काम में आएंगे एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी। देन आफ्टर कॉस्मोलॉजी। क्लियर? फिजिक्स। वेदर फोरकास्टिंग। ये इसकी यूजेबिलिटी है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि ये 3 सुपर कंप्यूटर जिनका नाम परम रुद्र है, ये तीनों सुपर कंप्यूटर कहां इंस्टॉल किए गए हैं और किसने इसको इनॉग्रेट किया है? मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है। और तीनों कहां इंस्टॉल किए गए हैं और इनकी यूजेबिलिटी क्या है और किस मिशन के अंडर ये तीनों सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज इज द मेंबर ऑफ G4 ग्रुप रिसेंटली सीन न्यूज। देखो दोस्तों, आपने G4 ग्रुप सुना तो होगा कई बार, बट ये ग्रुप कभी कभी न्यूज में आता है। अब पहले अपन इसके मेंबर जान लेते हैं कि G4 है मतलब ग्रुप 4 है। तो 4 कंट्रियां इसकी मेंबर होंगी। कौन कौन सी है? इंडिया, ब्राजील, जापान और जर्मनी। ये 4 इसके मेंबर हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि G4 ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है,
और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि 79 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और वहाँ पर G4 के मेंबर हैं, कंट्री मेंबर, मुलाकात करी गई और इनका सिर्फ ओनली एक ही पॉइंट है और ये बनी उस पॉइंट के लिए थी कि जैसे आप जानते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं। कितने हैं? 5 परमानेंट मेंबर। और 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? जैसे कि रशिया, चाइना, फ्रांस, देन आफ्टर यूके और यूएसए। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। अब ये कंट्रियां G4 बनाता, इन्होंने ग्रुप इसलिए बनाया था कि ये एक दूसरी कंट्रियां एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी कि जब भी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म होगा तो ये चारों कंट्रियां एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी एज अ परमानेंट मेंबर टू बिकम अ परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बनने में। और इंडिया बहुत बड़ी दावेदार है, इंडिया बहुत बड़ी दावेदार है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अभी 5 है, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए। इसके बाद जब इंडिया इसकी मेंबर बन जाएगी तो आप देखिए इंडिया की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी इंटरनेशनली। अभी आप जानते हो कि इंडिया की अभी वैल्यू है इंटरनेशनली, बट यूएनएससी में आने के बाद इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगा और इसको वेटो पावर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? वेटो पावर मिल जाएगी। अगर कोई भी इंटरनेशनल इशू होगा तो इसकी सहमति के बिना कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जैसा कि आप जानते हो कि ये 5 मेंबर हैं और 5 मेंबर में से अगर किसी ने एक नहीं मना कर दिया तो कोई भी रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से पास नहीं हो सकता। सारे 5 मेंबर की सहमति जरूरी है। क्या है? 5 मेंबर की सहमति जरूरी है और कंसेंसस जरूरी है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। और ये इसलिए ही बनाता ग्रुप 4 कि चारों कंट्री एक दूसरी कंट्रियों का सपोर्ट करेंगी जब भी इंटरनेशनली रिफॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन में और परमानेंट मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्लियर? तो चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री बिकम अ मेंबर ऑफ ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी ड्यूरिंग सेशन हेल्ड इन बीजिंग। देखो दोस्तों, एक ग्लोब नेटवर्क है। क्या है दोस्तों? ग्लोब एक नेटवर्क है और मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट ऑथोरिटी। क्लियर? ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये है क्या सर जी? ये तो बताइए, ग्लोब नेटवर्क है क्या? तो दोस्तों ये है ब्रेन चाइल्ड ऑफ G20। मींस G20 ने एक ग्लोब नेटवर्क बनाया था और इसका मेन मोटिव है एंटी करप्शन। क्या है मेन मोटिव? वी कैन से एंटी करप्शन, एंटी करप्शन एंड असेट रिकवरी, असेट रिकवरी। अब इसकी मीटिंग हो रही थी बीजिंग में। कहां पर? बीजिंग में। अब एक कंट्री को मौका मिल गया है और वो इसकी मेंबर बन गई है, परमानेंट मेंबर बन गया है ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी की। क्लियर? तो वो कंट्री है, हमें बड़ा सुन के अच्छा लगेगा, इंडिया। इंडिया अब ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर बन गई है और इसी के साथ आप याद रखना, मेंबर बनने के साथ साथ इंडिया ये बोला गया कि इंडिया जो एक्शन लेती है एंटी करप्शन के लिए ये कंट्रीब्यूट करेगी ग्लोबली। क्लियर? अब मुझे नहीं पता कि करप्शन हमारे इंडिया में खत्म होते जा रहा है कि नहीं खत्म होते जा रहा, वो पब्लिक बताएगी कमेंट सेक्शन में। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेट 5G ओपन रैन टेस्टिंग लैब एट C. बेंगलुरु। देखो दोस्तों, ये क्या है? रैन क्या है? रेडियो
एक्सेस नेटवर्क। क्या हुआ है कि 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेस्टिंग लैब बनाई गई है। कहां पर? सी डॉट में, सी डॉट बेंगलुरु ऑफिस में। क्लियर। अब ये किसने इनॉग्रेट किया है? तो आप जानते हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं। कौन सी मिनिस्ट्री होल्ड करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और याद रखना एक और मिनिस्ट्री है इनके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। क्लियर। दो मिनिस्ट्री होल्ड करें, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक इनॉग्रेशन किया एक टेस्टिंग लैब का, जिसका नाम है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। और ये टेस्टिंग लैब कहां पर बनाई गई है? सी डॉट बेंगलुरु में। अब इसका काम क्या है? तो दोस्तों इसका काम है जो 5G है इसका यूज बढ़ाना, एंड टू एंड। क्या बढ़ाना? 5G का यूजेबिलिटी बढ़ाना हमारे इस टेस्टिंग लैब में। जैसे आप जानते हो कि जनरल पब्लिक अभी 4G का यूज कर रही है। क्या कर रही है? 4G का यूज कर रही है। इवन मुझे लगता है कि 4G का जो रियल स्पीड होना चाहिए वो इंडिया में है नहीं। क्लियर। 4G भी चलता है जैसे 3G जैसा। क्लियर। बट ठीक है, नाम का तो है 4G। 5G भी आने वाला है, जैसे कि जापान ने तो लॉन्च ही कर दिया है 5G। इवन और कुछ कंट्रियों ने 5G लॉन्च कर दिया है, और इंडिया में भी जल्दी 5G लॉन्च हो जाएगा। जियो लाएगी या जो भी एयरटेल लाए, कोई भी लाए 5G। क्लियर। तो 5G का इस लैब में यूजेबिलिटी करना, ये इसका टेस्टिंग लैब का मेन मोटिव है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखो ये बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया की दिन प्रतिदिन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग बढ़ते जा रही है। तो अपन देखते हैं 2015 में इंडिया की रैंक थी 81 कितनी थी? 81। तो देखो हम कितने पीछे थे, और कितनों में से? 133 कंट्रियों में से। 133 कंट्रीज के अंदर कवर करी जाती है, जिसमें इंडिया की रैंक थी 81। अब राइट नाउ 2015 की बात बता रहा हूं, और 2024 में इंडिया की रैंक हो गई है 39। तो आप देख रहे हो कितनी प्रोग्रेस करी है। और इंडिया फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट कंट्री इन सेंट्रल एंड साउथर्न एशियन कंट्री, साउथर्न एशियन कंट्रीज। समझ रहे हो आप मेरी बात को कि इंडिया कितना प्रोग्रेस करते जा रही है इनोवेशन में। अब क्वेश्चन बनता है कि नंबर 1 कौन आया है। तो मैं आपको रैंकिंग थोड़ी बता देता हूं, एक दो कंट्री के नाम बता देता हूं। जैसे कि नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, दूसरी है स्वीडन, स्वीडन आप जानते हो स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है। देन आफ्टर यूएसए, देन आफ्टर सिंगापुर। ये इनोवेशन में आगे है। क्लियर। अब ये होता क्या है? तो दोस्तों आप जानते हो कि जब भी कंट्री इनोवेशन या इनोवेटिव चीज करने के लिए कुछ भी इनोवेशन करती है, दैट इज कॉल्ड अ इनोवेशन। कुछ भी नई चीज बनाना, डिस्कवर करना, इनोवेट करना, वी कैन से दैट इज कॉल्ड अ इनोवेशन। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज़्यादा कर रही है, और आप जानते हो कि पब्लिक और प्राइवेट मिलकर कुछ ना कुछ इनोवेट कर रहे हैं। तो इंडिया की रैंकिंग इसलिए बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी, एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है ऑन इनोवेशन। तो ये भी रैंकिंग बढ़ने, इंडिया की रैंकिंग बढ़ने का कारण हो सकता है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है पैक्ट फॉर फ्यूचर वॉज एडॉप्टेड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन। आप देख पा रहे होंगे कि 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है इन न्यूयॉर्क। कहां पर चल रही है दोस्तों? न्यूयॉर्क में 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है। और आप जानते हो इस मीटिंग का नाम क्या है? समिट फॉर फ्यूचर। और मैंने आपको कई लेक्चर में इसकी थीम भी बताई थी। थीम है दोस्तों इसकी मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर
बेटर टुमारो। क्लियर, ये इसकी थीम है, तो आप याद रखोगे। और ये पैक्ट फॉर द फ्यूचर ये एडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये न्यूज में है, याद रखना, पैक्ट फॉर द फ्यूचर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु रिप्रेजेंट इंडिया इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग इन समरकंद उज्बेकिस्तान। देखो मैंने आपको ये बता चुका हूं और मैं फिर से बता देता हूं, ये मैंने डिटेल करंट अफेयर में बताया था कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में मैंने बताया था कि इसके ये सेटअप हुई थी 2016 में और इसमें मेंबर हैं 109 कंट्रीज। क्लियर, और इसका हेड ऑफिस है दोस्तों बीजिंग में। और ये मल्टीलैटरल फाइनेंस बैंक है, मल्टीलैटरल फाइनेंस बैंक है। क्लियर, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? बीजिंग में। 2016 में सेटअप हुई थी। क्या था पहले? 2016 से पहले सिर्फ ओनली पूरे वर्ल्ड पर दो बैंकों का बड़ा दबदबा था। किसका? वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ये इतनी कंडीशन लगाती थी और कंट्रियों पे, अगर कोई कंट्री इनसे लोन लेती थी तो उनके ऊपर ये बड़ी बोल्ड कंडीशन लगाती थी और उसको कंट्रियों को मानना पड़ता था क्योंकि पैसा तो चाहिए। क्लियर, अब क्या हुआ कि इसी का तोड़ निकालने के लिए या वेस्टर्न कंट्रियों का इन्फ्लुएंस दिन प्रतिदिन वर्ल्ड बैंक और IMF में बढ़ने के कारण इसका तोड़ निकालने के लिए चाइना ने एक प्रपोज किया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। ये बैंक बनाई और इसमें कई सारे लोगों ने मेंबर बने। इवन इंडिया इज ऑल्सो अ सेकेंड लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द शेयर ऑफ दिस बैंक। देख रहे हो आप कि इंडिया मेंबर तो है ही, इंडिया मेंबर तो है ही और इसका सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चाइना, क्योंकि चाइना ने प्रपोज किया था। क्लियर, तो फर्स्ट है चाइना, सेकंड है इंडिया। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ दिस बैंक। अब इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग होने वाली थी जो कि 25 और 26 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होनी थी। क्लियर, बोर्ड ऑफ गवर्नर की। और हमारे इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। क्या रिप्रेजेंट किया था? उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। और आप जानते हो कि इसको रिप्रेजेंट करने के साथ मैंने आपको पूरा बता दिया और इसकी थीम भी बता देता हूं। जो थीम थी, क्या थी? बिल्डिंग रीसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। क्लियर, ये इसकी थीम थी। तो आप याद रखोगे किसने रिप्रेजेंट, इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग को, जो कि AIIB की मीटिंग हुई उज्बेकिस्तान समरकंद में। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेट 83rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ CSIR। पहले तो CSIR का फुल फॉर्म जान लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये कब सेटअप हुई थी? सेटअप इन 1942। कब सेटअप हुई थी? 1942 में सेटअप हुई थी। क्लियर, अब दोस्तों इसका 83rd फाउंडेशन डे था और किसने इनॉग्रेट किया? तो वो थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। कौन थे? जगदीप धनखड़ जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंट किया इसको। और आप जानते हो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बहुत बड़ी बॉडी है ये, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसके अंडर? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप याद रखोगे इसको। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विच कंट्री विल होस्ट दी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इन दिल्ली। देखो दिल्ली में रिप्रेजेंट करेगा, मैंने दिल्ली लिख दिया क्योंकि क्या है, अब बच्चा इसका आंसर बता देगा दिल्ली में कंट्री कौन सी करेगी, तो इंडिया ही करेगी अगर दिल्ली लिखा है तो। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, चलो ठीक है गलती हो गई चलता है, बट अब क्या है दोस्तों, दिल्ली मत डालना, अगर दिल्ली नहीं आता है तो इंडिया ही लगाना, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर होगा क्या, तो जो स्टूडेंट है इसमें स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विथ साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट टू एनहांस देयर नॉलेज। स्टूडेंट अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट और एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे रिलेटेड टू 5G एंड 6G एडॉप्शन इन इंडिया। क्लियर। 5G एंड 6G और एनहांसिंग द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इसकी नॉलेज और स्टूडेंट साइंटिस्ट और एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024। वर्ल्ड टूरिज्म डे आप जानते हो कि ये हर साल पड़ता है और ये पड़ता है 27 सितंबर 2024 को। 27 सितंबर 2024 को वर्ल्ड टूरिज्म डे पड़ता है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि इसकी थीम क्या थी इस साल, तो इसकी थीम थी, याद रखना, टूरिज्म एंड पीस। टूरिज्म एंड पीस इसकी थीम थी, याद रखोगे थीम। क्लियर। और कब पड़ता है, 27 सितंबर 2024, और इसका मेन एम क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करना। क्लियर। तो इसी के साथ 28 सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। संडे को मैं नहीं मिलूंगा, अब मिलेंगे हम डायरेक्ट मंडे को। क्लियर। जब तक के लिए जय हिंद।